जय गुरुदेव। ये हमारा आज दूसरा वीडियो है और हमारा टॉपिक मैरिज मैच मेकिंग, जिसको विवाह मेलापक भी बोला जाता है। तो लास्ट सेशन जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने ये बात करा कि जो मैरिज मैच मेकिंग का जो सब्जेक्ट है हमारा, तो वो बेसिकली बेस्ड है आपके फ्री विल के ऊपर। क्योंकि आप अपनी इच्छा से और आपका जो फ्री विल जो परसेंटेज जितने कुंडली में आपके है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर्म अपना डिसीजन आप किस जन्म में आप लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे कुंडली मेलापक आपके काम आता है। उसको आप लोग यूज कर रहे हैं और उस फ्री विल को एक सही दिशा में लगाए। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में हमने समझा। और जो चीजें फिक्स है आपके लिए, जो जो आपके फिक्स कर्मा है, जो आपको मिली है प्रारब्ध से, उसको तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा बस नहीं, वो चीजें जो होनी है वो तो होती हैं। पर एटलीस्ट जो जिस फ्री विल की वजह से आपके कर्म जो आप करते हो, वहां पर आपका कंट्रोल है एटलीस्ट, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक। तो ये मैच मेकिंग जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, ये उस दिशा में काम करता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं नक्षत्र की। ठीक है, कि नक्षत्र का उपयोग कैसे होता है। जनरली जब नक्षत्र की हम बात करते हैं, नक्षत्र की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। और इस कुंडली मिलापक के पॉइंट ऑफ व्यू से नक्षत्र का भी बहुत यूज है इसमें। जनरली जो प्रचलन में है, जो अभी आजकल चलन में है, जो कुंडली मिलान की बात करते हैं, तो या तो हम लोग अष्टकूट मेलापक करते हैं या दशकूट कुंडली मिलान करते हैं। तो अष्टकूट या दशकूट, ये दो ही ट्रेंड दिखते हैं जब भी किसी को शादी की मैच मेकिंग करनी है। तो आजकल नेट पे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लोग वेबसाइट पे जाते हैं, फटाफट अपनी डिटेल्स डाली लड़का लड़की की, और उन्होंने अपना अष्टकूट मिलान देख लिया कि 36 में से कितने गुण मिलते हैं। दशकूट मिलान भी दिखाता है, तो वो स्कोरिंग की बेसिस पे वो डिसीजन ले लेते हैं कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती है। ये सबसे बहुत ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ स्कोर को देख के आपको डिसाइड नहीं करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तत्व को आप समझें कि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो वो कुंडली मिलाने का जो बेस है वो बेसिकली चंद्रमा के नक्षत्र के बेसिस पे होता है। ठीक है, और हर उस जो 8 पैरामीटर्स हैं अष्टकूट में और 10 पैरामीटर दशकूट में है, उन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो फिर दूसरे लोग, कुछ लोगों का इसमें ये भी क्रॉस क्वेश्चन होता है कि हमने चंद्रमा का नक्षत्र हमने ले लिया तो बाकी ग्रह क्या सो रहे होते हैं उस टाइम पे, बाकी ग्रहों की इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल देते हैं इंपॉर्टेंस। जो कुंडली मैच मेकिंग जो पद्धति है, आपको सिर्फ अष्टकूट और दशकूट ही चलन में है तब उसी का आइडिया है। पर जब मैच मेकिंग की हम बात करें तो अष्टकूट दशकूट के अलावा भी बहुत पैरामीटर्स हैं जो हमको जज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आपको लॉन्जिविटी चेक करनी चाहिए, कुंडली में आयुष्य कितना है। ठीक है, बालारिष्ट का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिजेबल एज में है, तो बालारिष्ट को छोड़ देते हैं। तो क्या कुंडली में मध्यम आयु है, ठीक है, अल्पायु है कुंडली है, कि मध्यम आयु की कुंडली की पूर्ण की कुंडली। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लॉन्जिविटी नहीं रहेगी तो आगे का जीवन का क्या है उसको बात करना बेकार है। ठीक है, तो पहले लॉन्जिविटी हमने चेक करी, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, लड़का और लड़की के बीच के अंडरस्टैंडिंग। लड़का लड़की के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, ये देखने के दो तरीके हैं। एक आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे भी देख सकते हैं, दूसरा ये अष्टकूट और दशकूट में भी दो पैरामीटर ऐसे हैं जो ये अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। तो इसमें एक चीज ये है कि कोई अगर लव मैरिज करता है तो, लव मैरिज किया तो अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल है ना, तभी बात वहां तक पहुंची है। तो किसी का लव मैरिज की प्लानिंग है और ये अष्टकूट में वो पैरामीटर मैच नहीं करते हैं, फिर कॉन्ट्रोडिक्टरी, तो इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, मैच मेकिंग तो गलत है। जब वो अंडरस्टैंडिंग है सब में तो फिर हमें क्यों जरूरत है। बात सही है। बट आप समझें कि ज्योतिष का यूज हम लोग अभी की सिचुएशन क्या है ये देखने को नहीं करते, हमें देखना है कि फ्यूचर में क्या है उनके। तो जब अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं तो लड़का लड़की में अभी अंडरस्टैंडिंग इट्स गुड, पर क्या ऐसी गारंटी है कि आगे भी रहेगी? ये किससे पता लगेगा?
सबसे इजीएस्ट मेथड कि आप दशाओं को चेक करें, अभी क्या दशाएं चल रही हैं, आगे क्या दशाएं आएंगी, वो भी देखना है। तो हम लोग दशाओं को भी इसमें यूज करते हैं मैच मेकिंग पे, दशा संधि की हम लोग महत्व को समझते हैं। ये सब हम अपने 8 दिन के वेबिनार में हम लोग बात करेंगे इसको डिटेल में, हर एक पैरामीटर को। ठीक है। फिर वो दशकूट अष्टकूट का भी है ही है, वो भी हम लोग चेक करते हैं इसमें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देखा, अभी अंडरस्टैंडिंग इन लॉज के साथ कैसी रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है। बच्चों के योग देखने हैं। ठीक है, तो बच्चों के सुख है कि नहीं ये देखना है। बच्चों को योग होना और बच्चों से सपोर्ट मिलना आगे, दोनों में फर्क है, ये हमें देखना होता है। तो ये कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो सिर्फ कूट मिलान से नहीं कंफर्म होता। अष्टकूट मिलान दशकूट मिलान सपोर्टिव है, ये तो जरूरी है ही है, इसके साथ हमको कुंडली में हमको और भी चीजें देखनी होती हैं। तो ऐसे हमारे पास 16-17 पैरामीटर्स हैं। वो सब चीजों को हमको जज करना पड़ता है, तब जाके कहीं एक अ, हम बता पाते हैं कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये कोई फ्री का सौदा नहीं है कि हमने कुंडली सॉफ्टवेयर में डाला और फटाफट देख के हमने बता दिया। ठीक है। इसलिए मैच मेकिंग सब्जेक्ट थोड़ा डेप्थ है सब्जेक्ट में। आपको थोड़ी सी बेसिक्स आप लोग को आनी चाहिए ज्योतिष की, तो इसको आप सीख पाएंगे। दूसरा, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो नक्षत्र की हम बात करते हैं। तो एक बहुत प्रचलन है कि कोई अगर पर्सन गंडमूल नक्षत्र में अगर पैदा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अभुक्त मूल, शास्त्रीय शब्द इसको बोला गया है, अभुक्त मूल है। तो किसी का जन्म अगर अभुक्त मूल में हुआ है तो उसके अलग अलग रिजल्ट है। जब हम लोग शादी की बात करते हैं तो मैच मेकिंग के टाइम पे देखा जाता है कि लड़का लड़की कोई अभुक्त नक्षत्र में तो नहीं पड़ा है, अगर है तो उसको फिर हमको अलग इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाए। ये समझते हैं, तो ये साउथ इंडियन लोग इसको बहुत मानते हैं। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आज मैं 5 ऐसे सूत्र की बात करूंगा। तो अगर मैं 5 सूत्रों की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या समझते हैं, ये बुक्स में क्या लिखी है। हम बात करेंगे कि ऋषियों का क्या मत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वशिष्ठ ऋषि की हम लोग बात समझते हैं, वशिष्ठ संहिता। ठीक है। तो वशिष्ठ ऋषि ये बोलते हैं कि लड़का या लड़की जो विवाह योग्य है, ठीक है, अगर उनका नक्षत्र मूल और आश्लेषा नक्षत्र उनका अगर आता है तो उसको शुभ नहीं माना जाता। क्यों? तो उसका फल क्या बताते हैं? तो वशिष्ठ ऋषि बताते हैं अगर लड़का लड़की अगर आश्लेष नक्षत्र के हैं तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ उनके लिए अशुभ है। ठीक है। तो ये अब एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। उन्होंने कोट किया मूल और आश्लेषा नक्षत्र, और कोट किया उन्होंने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को। ठीक है। तो कुछ ज्यादा होशियार जो लोग हैं वो फटाफट यही देखते हैं कि मूल और उसको देखा आश्लेषक को बोल देंगे देखो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तब बिल्कुल सही है। ये बड़ा जनरल स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट जनरल है बट इसका एप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा। इस एक रूल को लेके इसको कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र आपने देखा और लगा दिया, ऐसे नहीं है। इस समझे, इस तत्व को समझे आप। इस तत्वों के बारे में मैं अपने मुहूर्त जो कोर्स होगा इन फ्यूचर तो उसमें डिटेल में बात करूंगा कि क्यों मूल और आश्लेषा नक्षत्र को जोड़ा गया है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से। जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको आइडिया है कि क्यों मदर इन लॉ फादर इन लॉ का मूल और आश्लेषा से क्या रिलेशन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप डालिए। ठीक है। तो मैरिज मैच मेकिंग में भी इसके बारे में हम समझेंगे, ऐसे कितने रूल्स हैं ये। बट ये नक्षत्र का जो तत्व है, नक्षत्र को यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? गंडमूल नक्षत्र है, बात समझ में आ गई, बट इसका रिलेशन फादर इन लॉ मदर इन लॉ से ही क्यों जोड़ा गया है, ये समझना है। ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है नक्षत्र की, जब हम बात करेंगे डिटेल में तो हम इससे बात करेंगे। तो वशिष्ठ ऋषि का तो ये मत हो गया। ठीक है, जानना कि ये ऋषि का मत है, ये कोई मैन मेड क्रिएटेड चीजें नहीं है। अगर आपकी बुद्धि की क्षमता नहीं है तो माने कि ठीक है आपको नहीं समझ में आता, बट ये कह देना कि नहीं वशिष्ठ ऋषि को ही नहीं आता था, ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण बात हुई। तो इस तरह के वीडियोस नेट पे है सर्कुलेटेड। ठीक है। दूसरा दूसरा मत अब हम बात करते हैं। पहले मैंने वशिष्ठ ऋषि की बात करी, अब नारद। ठीक है, नारद महर्षि की। तो नारद जी को सब जानते हैं। आजकल नारद जी को तो लोगों ने हास्य का पात्र बना रखा है। ठीक है।
उनको ऐसा दिखाया गया है टीवीज में, धारावाहिकों में, कि वो झगड़ा लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ के बात वहां करनी, मैसेंजर टाइप का। बट समझे कि नारद ऋषि सिर्फ मैसेंजर नहीं थे। ठीक है, ज्योतिष में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मुहूर्त शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनके गुरु हैं नारद ऋषि। ठीक है, तो इसलिए नारद ऋषि को खास से पात्र ना बनाए, उनको समझें, उनके ज्ञान को यूज करें। तो नारद ऋषि का भी ऐसी सेम मत है, वो भी बोलते हैं कि मूल नक्षत्र में अगर लड़का या लड़की का जन्म होता है तो फादर इन लॉ के लिए अच्छा नहीं होता। उनका भी सेम मत है। ठीक है। और बत बोलते हैं कि फर्स्ट आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण और मूल नक्षत्र का आखिरी चरण, फोर्थ चरण, ये अच्छे नहीं, ये ऑस्पिशियस, ये ये अच्छे होते हैं मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका नारद जी का मतलब, हमने वशिष्ठ का भी समझा, हमने नारद ऋषि का भी समझा। ठीक है, तो एक और आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूँ इसका। ठीक है, तो ये रेफरेंस हमारे पास है बलभद्र। ठीक है, बलभद्र संहिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी मुहूर्त में और संहिता शास्त्र में बहुत इनका योगदान है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, तो बलभद्र जी का कहना यह है कि कोई भी लड़की, यहाँ पर स्पेशली मेंशन है फीमेल, किसी फीमेल का अगर जन्म होता है विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, फोर्थ पदा में, ठीक है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो वो इनऑस्पिशियस होता है। ये बलभद्र जी का ओपिनियन, हमने वशिष्ठ का ओपिनियन समझा, नारद ऋषि का ओपिनियन समझा, बलभद्र का। एक और ओपिनियन च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि कौन है, ये भी बहुतों को नाम नहीं पता होगा। तो ज्योतिष के ये जो 16 या 18 जो प्रवर्तक हुए हैं, ठीक है, जहां से ज्योतिष हमको मिली है पूरी, ठीक है, सूर्य पितामह, ऐसा फ्लो है इसका। और हम खाली महर्षि पराशर और भृगु ऋषि का ही नाम समझते हैं, तो उनमें से एक नाम इनका भी है, ऋषि च्यवन। ठीक है, तो इनका मत ये होता है कि विशाखा नक्षत्र तुला राशि में, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है, किसके लिए, यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ के लिए। और विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ पद, ठीक है, विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ पद स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में, ये भी अच्छा नहीं बोलते हैं, ये इनका मत है। तो ये वशिष्ठ ऋषि, नारद ऋषि, बलभद्र और आपके च्यवन ऋषि, ये इन सबके सूत्र हैं ये। सोचिए इस पे। ठीक है, ब्लाइंडली एज इट इज इसको लेके यूज करना, रिजल्ट नहीं मिलना, फिर बाद में ऋषियों को गलत कहना, ये सिस्टम बंद करिए। पहले चीजों को समझें, समझे नक्षत्र का एप्लीकेशन। ठीक है, आप समझोगे तो समझ में, पहले तो आप ये तो समझो कि नक्षत्र को इन रिलेटिव्स के साथ क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, इसको करें। तो ये मैरिज मैच मेकिंग का ही ये पैरामीटर्स हैं कि किसी का जन्म अगर इन नक्षत्र में है, जैसे मैंने बताया कि विशाखा नक्षत्र तुला राशि का हो गया, और विशाखा का चतुर्थ चरण हो गया, तो बोला गया कि यंगर ब्रदर इन लॉ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई मैरिज मैच मेकिंग कराता है तो ये चीजों को चेक किया जाता है। अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो वो लोग मना कर देते हैं शादी के लिए। तो मेरा मत ये है कि इसको ऐसे, पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन गलत है। अगर ये होता भी है तो इसके, हमारे पास इसके उपाय भी हैं। उपाय को भी आपको समझना है, उपाय हर जगह काम नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा सिस्टमेटिक, बट इजी है समझना। तो आज मैंने आपको ये 4 सूत्र बताए हैं, इसके बारे में सोचिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालिए। ऐसे ही सूत्रों को, नक्षत्र का हो गया, बाकी सारी चीजों का कंटेंट हम अपने जो मैरिज मैच मेकिंग का 8 दिन का वेबिनार रहेगा उसमें हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तब तक मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।
आपके जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आप डालिए। थैंक यू।